हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल होता है जिसमें हमारा सूरज, आपने सुना है ना, सन, और उसके 8 ग्रह शामिल होते हैं जो उसकी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जो अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं सूर्य की। उसे कहा जाता है सौरमंडल, मतलब सूरज का परिवार। ओके, इसमें पृथ्वी का क्या स्थान है, हमें ये देखना है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। कभी सूर्यास्त के बाद आसमान को देखा है? आसमान पहले 1 या 2 बिंदु चमकते दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सूरज छिपता है ना और रात होती है, वैसे वैसे पहले तो 1-2 स्टार दिखते हैं। बाद में धीरे धीरे जब बिल्कुल सूरज छिप जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो बहुत सारे स्टार दिखने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा दृश्य सुंदर हो जाता है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, आप उन्हें कभी भी काउंट नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। ये छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं क्या होती है? तारे। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। हर किसी स्टार, कोई स्टार बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। किसी का लाइट ज़्यादा होती है, किसी की लाइट कम होती है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, कुछ ऐसे लगते हैं जैसे उनका प्रकाश कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, मतलब सारे एक जैसे नहीं चमकते। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान दिखते हैं। ये कुछ कुछ चंद्रमा के समान भी दिखते हैं। जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारे स्टार्स के साथ एक और चीज़ दिखती है, और वो है चंद्रमा, ठीक है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप प्रतिदिन लगभग चंद्रमा को भी देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का होता है। कभी आपने देखा है कि कभी तो चंद्रमा ऐसा होता है, फिर ऐसा आधा दिखता है, फिर इतना सा दिखता है, और फिर पूरा गोल गोल बड़ा बड़ा दिखता है, और बाद में फिर से वो कुछ कम होने लग जाता है ना। हमेशा सेम आकार का नहीं होता, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूरा चंद्रमा 1 महीने में सिर्फ एक बार ही देखा जा सकता है। जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है ना, उस दिन पूरा लाइट होती है रात को, बहुत ज़्यादा चंद्रमा की लाइट होती है, ठीक है। और ये महीने में सिर्फ एक बार आता है। और ये पूरी चंद्रमा वाली रात कहलाती है पूर्णिमा, मतलब पूरी चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद ये कुछ कम होने लग जाता है इसका आकार, और फिर हम इसे नहीं देख सकते। इस तरह ये बिल्कुल ही गायब हो जाता है एक टाइम पर आके, ओके। और नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। मतलब जब बिल्कुल भी आसमान में अंधेरा होता है ना, तो उसे अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। अमावस्या को ना बिल्कुल अंधेरा होता है, तब आप अगर चांद उस सितारों को देखोगे ना, तो वो तारे बहुत अच्छे लगेंगे। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हमें दिन के समय में चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं के साथ क्यों नहीं देख पाते? मतलब हम दिन में चांद और तारों को क्यों नहीं देख पाते? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो ये सूर्य है, दिन में इनकी लाइट इस पर पड़ती है, जिस कारण इनकी लाइट कम हो जाती है और हम इन्हें नहीं देख पाते। रात में जब सूरज छिप जाता है और केवल इन्हीं की लाइट बचती है और पूरा अंधेरा होता है, तो इस कारण हम इन्हें देख पाते हैं। तो ये रीज़न है। चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य का तेज प्रकाश के कारण रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूरज का प्रकाश बहुत तेज होता है, इसी कारण। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं हैं जो रात में आपको आसमान में दिखाई देती हैं, उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? आपको जो भी चांद, तारे, सूरज, जो भी आपको दिखाई देता है ना, और आपको कभी ऐसा लगा है कि टूटता हुआ तारा आ रहा है आसमान में, यूं कुछ इस प्रकार से आता होता है आसमान में, बढ़ रहा होता है आगे, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो उल्का पिंड होते हैं, और इन सबको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ऐसे ये गैसों से बने होते हैं। इनके आसपास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं, गर्म भी होते हैं। हमारा सूरज कितना बड़ा है और कितना गर्म भी है। इसके अंदर गैसेस भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और प्रकाश भी है, जिससे हमारी पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है। इस खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। हमारा सूरज एक तारा है, ठीक है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो ये स्टार हमें देखते हैं ना, ये बिल्कुल सूरज के समान होते हैं, बिल्कुल भी उससे डिफरेंट नहीं होते। हालांकि इतना है कि हमारे सूरज का प्रकाश ज़्यादा है और इनका प्रकाश इतना नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा दूर है हमारी पृथ्वी से, इसलिए बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और बहुत दूर होने के कारण हमें
हमें इनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते, वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। इतना ज़्यादा दूर होने के कारण हम इनका प्रकाश भी नहीं देख पाते ज़्यादा, और इनकी ऊष्मा यानी कि जो लाइट होती है वो भी नहीं हम तक पहुंच पाती। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर वे सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। आपने कभी चीज़ नोटिस की है कि मान लीजिए ये आपके पास बॉल है, ये आपके हाथ में है, तो ये आपको कितनी बड़ी दिखाई देगी, पर अगर आप इसे दूर फेंकोगे तो बॉल आपको बिल्कुल छोटी सी दिखाई देगी। ऐसा ही आपने हवाई जहाज को देखा, नीचे कितना बड़ा होता है हवाई जहाज, लेकिन जब ऊपर उड़ रहा होता है आसमान में हम उसे देखते हैं तो बिल्कुल छोटा सा लगता है। ऐसे ही ये तारे हैं जो हमें पास में अगर हम इनके जाके देखेंगे तो बहुत बड़े दिखेंगे, लेकिन वैसे हमें ये पृथ्वी से छोटे दिखते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते हुए आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। कभी आपने नोटिस किया कि ऐसे बहुत सारे तारे चमक रहे होते हैं, ठीक है, हम उन्हें मिला के कहते हैं कि ये तो ऐसा स्टार बन रहा है, या ऐसी आकृति बन रही है, ये ए बन रहा है, ये सी बन रहा है, हम कुछ ऐसी आकृतियाँ देखते हैं, और ये आकृतियाँ कहलाती है नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बिग बियर क्या है, उसके अंदर बहुत सारे स्टारों को मिलाकर एक भालू जैसी आकृति बन जाती है, ठीक है। इसी प्रकार ये एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। हमारा हमारा जो सप्तऋषि है इसमें ऐसे क्वेश्चन मार्क के टाइप में ना 7 तारे होते हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार से इसमें 7 तारे होते हैं। इसको पहचानना बहुत ईजी होता है क्योंकि हमेशा साथ साथ ही ये होते हैं, और ये अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। आप रात को सोते सोते बहुत सारी आकृतियों को देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र मंडल हैं ये। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले ये सोचते थे कि सप्तऋषि मंडल इस दिशा में है तो अभी ये दिशा है, अभी ये घूम के इस दिशा में आएगा तो ये दिशा हो गई। मतलब पहले जो दिशाओं का निर्धारण है वो तारों के आधार पर किया जाता था। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा यानी कि ध्रुव तारा, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। उत्तर दिशा में मतलब नॉर्थ में। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तारा हमेशा इधर होता है, ठीक है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से कैसे? ऐसे हमारा सप्तऋषि बन रहा होता है, इसके बिल्कुल सीध में यहाँ से यहाँ हमें ध्रुव तारा दिख जाता है, बिल्कुल इसके सीध में, इसलिए इसे पहचान पाना आसान हो जाता है, ठीक है। हम सप्तऋषि की सहायता से इसका पता लगा सकते हैं। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए और इसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे को इंगित करती है। अभी हमने आपको बताया ना कि ये हमारा इस तरीके से सप्तऋषि मंडल होता है, इस तरीके से, और इसकी एक लंबी लाइन खींचेंगे तो हमें ध्रुव तारा मिल जाएगा। ओके, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। अभी हमने देखा कि खगोलीय पिंड होते हैं वो बड़े होते हैं, उनमें अपनी लाइट होती है, एनर्जी होती है ना, लेकिन कुछ खगोलीय पिंडों में ऐसा नहीं होता। ये तारों से प्रकाशित होती है। मतलब जैसे हमारी पृथ्वी है उसे सूरज अपनी लाइट देता है ना, उसी तरह वो अलग अलग तारों के प्रकाश से चमकती है। ये ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो हमारा सूरज है ना वो अपने सारे ग्रहों को लाइट देता है, वरना किसी के पास भी अपनी खुद की लाइट नहीं है, अपनी ऊष्मा नहीं है। ग्रह शब्द अंग्रेजी के प्लैनेट, अंग्रेजी में इसको प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है। प्लैनेटाई का क्या अर्थ होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। प्लैनेटाई का अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। हमारे जो ग्रह हैं ये हमारा सूरज है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, मतलब प्लैनेटाई। प्लैनेटाई जो बना है वो प्लैनेट जो बना प्लैनेटाई से बना है, मतलब हमारी ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं सूरज का। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है, हमने आपको बताया कि वो भी चक्कर लगाता है सूरज का। ये हमारा सूरज है, ये पृथ्वी है, तो ये सब दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, ठीक है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। हमारे यहाँ सूरज, हम कहते हैं ना कि सूरज चढ़ गया, सूरज डूब गया, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जब सूरज की लाइट हमारे पास आ रही होती है तब हम कहते हैं कि दिन है, और जब नहीं आ रही होती है तब हम कहते हैं कि रात है। तब एक बार में पृथ्वी के सिर्फ एक साइड पे लाइट पड़ती है और उस साइड दिन होता है। लेकिन जब हमारी पृथ्वी घूम के, मान लीजिए अब ये वाली साइड इधर अंधेरा था और जब ये वाली साइड घूम के इधर आ जाएगी ना, है ना, तब हम बोलेंगे कि इधर रात हो गई, अब इधर अंधेरा हो गया।
अपना संपूर्ण प्रकाश ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत हो गई। पृथ्वी को जब हम किसी और ग्रह से देखेंगे वो चमकती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि उसके पास हमारे सूरज का जो है वो लाइट पड़ रहा होगा। पहले ये देखते हैं, ये है हमारा सूरज। ओके, ये हमारा सूरज है। ये है बुध, सबसे पहले ऐसा चक्कर लगाता है बुध, फिर बुध शुक्र, ठीक है, और हमारा पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और ये क्षुद्र ग्रह क्षेत्र हैं। क्षुद्र ग्रहों के एक पट्टी, छोटे छोटे ग्रह हैं इसमें। ये है बृहस्पति सबसे बड़ा, ठीक है, और शनि, यूरेनस और नेपट्यून, अरुण और वरुण, यानी कि ये हमारा सौर मंडल कुछ इस तरीके से दिखता है। लेकिन वैसे हम इसको रियल में देखें तो ये हमारा सूरज होता है, और ये कुछ इस तरीके से गोल गोल दिखाई देता है। और यहाँ पे अलग अलग ग्रह हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे एक ग्रह यहाँ पे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसका इसके अंदर एक पोर्शन ही दिखाया गया है। और यहाँ पे इनका इस सारणी के नीचे इनका घूर्णन अवधि दे रखी है, और ये परिक्रमण अवधि दे रखी है इनकी, ठीक है। परिक्रमा क्या होता है अभी हमने देखा, जब कोई ग्रह किसी और बड़े तारे का चक्कर लगाता है तो उसे ये जो होगी ये परिक्रमण होगी। अगर अपने अक्ष पर घूमता है तो वो घूर्णन होती है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह छोटे होते हैं। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जब कोई ग्रह होता है ना, तो उस ग्रह के भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो इन ग्रहों को कहा जाता है उपग्रह। अब ये देखो, एक चेन समझाती हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये है चंद्रमा, ठीक है। पहले हम चंद्रमा पर बात करते हैं। देखिए, ये जो है ये हमारा सूरज है और इसका चक्कर लगा रही है पृथ्वी, ठीक है। तो इसको तो कहते हैं ग्रह। जब कोई सूरज का चक्कर लगाता है तो उसे हम ग्रह बोलते हैं। लेकिन जब कोई छोटा ग्रह कोई ग्रह का चक्कर लगाता है, यानी कि पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, इनका चक्कर लगाता है, तो इसे हम बोलते हैं उपग्रह, ठीक है। अभी आपको बात समझ में आई। मतलब अगर सूरज का चक्कर लगा रहा है तो ग्रह है, लेकिन अगर किसी और ग्रह का चक्कर लगा रहा है तो उपग्रह है। तो हमारा चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के साथ 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य और प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनके पास भी उनके कुछ अपने चंद्रमा हैं, उनके पास भी अपने उपग्रह हैं। अभी हम सोलर के मीनिंग की बात कर लेते हैं। सोलर, पुरानी रोमन कथाओं में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। मतलब सोल जो कहते थे सूर्य देवता को कहते थे, इसलिए सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। मतलब जो जिसमें ग्रह, सूरज के ग्रह सम्मिलित हैं उन्हें सौर मंडल कहा जाता है। मतलब हमारे सूरज की जो फैमिली है, सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड, ये हमारा सौर मंडल का निर्माण करते हैं, और इसे हम सौर परिवार कहते हैं, जिसका मुखिया सूरज है। इसका मतलब ये है कि हमारा सूरज जो है उन सबके सेंटर में है, उनका मुखिया है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनकी हम एक भाषा में उपयोग करते हैं, लेकिन वे दूसरी भाषाओं के शब्दों से मिले हो सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। जियो 2 शब्दों से मिलकर बना है। जी का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। तो पृथ्वी के संबंध में जो भी जानकारी होती है उसको हम जियोग्राफी कहते हैं। लेकिन इससे मिलकर बहुत सारे शब्द बने हैं, जैसे जियो और लोजी, ये तो होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियो और जियोमेट्रिया होता है पृथ्वी का मापन, मतलब मापना। और जियोआइड पृथ्वी का आकार होता है, जियोआइड शेप। ओके, हम पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। अभी हमने आपको बताया कि ये सूरज है और बाकी सारे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। तो सेंटर में कौन हुआ? सूर्य है, ठीक है। और यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसके अंदर एक बल होता है जो इसके पूरे सौरमंडल को इसके कंट्रोल में रखता है। इसी कारण जो है ग्रह इसके आसपास घूमते हैं, इससे कहीं और दूर नहीं जाते। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हमारा जो भी सौरमंडल है ना, उसके अंदर सूर्य एक ऐसा तारा है जिसके अंदर खुद की लाइट है, ठीक है। बाकी सब दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, बाकी ग्रह और उपग्रह, लेकिन इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को हम महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक होने के तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है।
हालांकि ये हम ऐसे बोलते हैं कि सूरज हमसे सबसे नज़दीक का तारा है, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है। बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी आती है, और उस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो कितना ज़्यादा है, तो हमसे दूर है, इसके कारण हमें इनकी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से। 15 करोड़ किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। ग्रह, अब ग्रह क्या होते हैं? हमने देखा ग्रह वो होते हैं जो सूरज के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं टोटल, सूर्य से दूरी के अनुसार। मतलब यहाँ सूर्य होएगा, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। ओके, इसके अंदर एक अंग्रेजी में एक ट्रिक दी गई है। इसमें ना एक इंग्लिश में ट्रिक दी गई है, जिसके अंदर हम कुछ ग्रहों के नाम जिसके अनुसार याद रख सकते हैं। इसमें माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब मैं इसको आपको चित्र में ही समझा देती हूँ। इसमें एम से है मर्क्यूरी, एम से है मर्क्यूरी, वी से है वीनस, ई से है अर्थ, एम से है मार्स। ओके, ये इनके इंग्लिश में हम। जे से है जुपिटर, एस से है सैटर्न, यू से है यूरेनस और एन से है नेपच्यून। ओके, इनकी ये कुछ ट्रिक दी गई है। बुध, लेकिन आप हिंदी में याद करना चाहें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते, ये मान लीजिए सूरज है और ये ऐसे दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। मतलब ऐसे सर्कुलर शेप में नहीं लगाते, थोड़ा ऐसे दीर्घवृत्ताकार, मतलब वृत्त थोड़ा लंबा अंडाकार शेप में चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। ये जो सर्कल होते हैं इनको कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से 88 दिन लगते हैं। पृथ्वी में जितने 88 दिन होते हैं ना, उतना वहाँ पे, जैसे हमारे 365 दिनों का एक वर्ष होता है जब हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, उसी तरह बुध जो है वो अपनी कक्षा में सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का इनका एक साल होता है, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जुड़वा क्यों? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। बिल्कुल पृथ्वी जैसा आकार है, पृथ्वी जैसी आकृति है, इसी कारण इसको जुड़वा ग्रह बोला जाता है। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रमुख खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोज में हम, जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने ऐसे बोला था कि जो सूरज का प्रकाश है ना, उसी से सारे ग्रह चमकते हैं। ये बात सच भी है, क्योंकि ग्रह के पास तो खुद की लाइट होती ही नहीं है ना। तो आज भी, लेकिन फिर भी लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट, खगोलविद जो है, वो ग्रहों के बारे में जानने को लगे हुए हैं कि ब्रह्मांड में क्या क्या कुछ है और क्या क्या कुछ नहीं है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो है ना, प्लूटो, उसको पहले ग्रह माना जाता रहा है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में, जो इनकी बैठक हुई थी, इसमें निर्णय लिया था कि जो खगोलीय पिंड है 2003 UB 313 यानी कि सीरस और प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। मतलब इनको ग्रह नहीं माना जाएगा, इनको बोना ग्रह कहा जाएगा। और इसका भी एक रीज़न है। ऐसा माना जाता है कि जो प्लूटो है ना, उसका खुद का ये कक्षा निर्धारित नहीं है। साधारणतः यह माना जाता है कि जो जिसकी कक्षा निर्धारित होगी वही ग्रह होगा, लेकिन प्लूटो जो है वो कभी किसी ग्रह के रास्ते में आ जाता है, कभी किसी ग्रह के रास्ते में आ जाता है, इसलिए इसको बोना ग्रह माना गया। अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की, जिस पर हम रहते हैं। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है। 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतनी इसकी स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इतनी इसकी स्पीड है, लेकिन फिर भी सूरज का प्रकाश 8 मिनट लेता है हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में। अब है हमारी पृथ्वी, हमारा ग्रह जिस पर हम रहते हैं। सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। तीसरा कैसे है? ये है हमारा सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी। दूरी के हिसाब से कितना हुआ? तीसरा, ठीक है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इससे पहले 4 बड़े ग्रह और हैं। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। मतलब हमारी पृथ्वी का आकार ऐसे बिल्कुल गोल गोल नहीं है, बिल्कुल सर्कुलर शेप नहीं है, मतलब गोल नहीं है, थोड़ी सी ध्रुवों से थोड़ी चपटी है और ऐसे है। इस आकार को कहा जाता है भू आभ, यानी कि पृथ्वी के आकार का।
इसका खुद का एक अलग ही आकार है, इसको भूभाग कहा जाता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। अभी तक हमने ये सीखा है, अभी तक जितनी भी जीवन पॉसिबल हो सका है, जीवन संभव हो चुका है, वो सिर्फ पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, यहाँ पानी और वायु भी उपस्थित है। मतलब सबसे जो है, जो पास में सूर्य के ग्रह होते हैं वो कितने गर्म होते हैं, पृथ्वी तीसरे नंबर पर आ जाता है, इसलिए ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। और इस पर पानी और वायु भी है, हम ऑक्सीजन लेते हैं ना और पानी भी पीते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि इस पर जीवन संभव है, इस पर गैसें, वायु, पानी सब कुछ संभव है और जीवन के कारण इसको सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, यूनिक ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसमें 2/3 पानी है। आपने 7 महासागरों का नाम 5 महासागरों का नाम सुना है? प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद और दक्षिणी, ये 5 महासागर हैं। ज़्यादातर पानी है पृथ्वी पर इसी कारण पृथ्वी जो है वो नीली दिखाई देती है और इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हमारे चंद्रमा की। लेकिन चंद्रमा शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चांद पर गए थे। और भारतीय राकेश शर्मा, इन्होंने चांद पर पहले भारतीय थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। अब हम बात करते हैं हमारे चंद्रमा की, हमारा उपग्रह जिसको हम रात में देखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा देखते हैं रात में, बहुत सुंदर लगता है ये चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, बाकी ग्रहों के पास बहुत उपग्रह हैं, किसी के पास कितने, किसी के पास कितने, और है ना। इसी तरह हमारी पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब इसका व्यास है ना जो पृथ्वी का व्यास का 1/4 ही है, चौथा हिस्सा। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा अधिक नजदीक है। इसका आकार हमें बाकी ग्रहों से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। बाकी ग्रह तो हमें इवन बिना किसी माइक्रोस्कोप वगैरह के या दूरबीन के दिखाई भी नहीं देते, ये हमें दिखाई भी देता है और बहुत बड़ा भी दिखता है। तो इसलिए ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे ये है चंद्रमा हमारा। लेकिन बाकी ग्रह इससे बहुत 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 डिस्टेंस पे है, इसलिए हमें वो नहीं दिखाई देते, और दिखाई भी देते हैं तो बिल्कुल छोटे, बिल्कुल 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 छोटे तारों जैसे। लेकिन जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल पास है, इसलिए हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है हमारी पृथ्वी से। ठीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, ये बिल्कुल पास है अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में। यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। हमने देखा था कि 15 करोड़ किलोमीटर समथिंग था हमारा सूरज, और 3,84,000 किलोमीटर दूर है हमारा चंद्रमा। ठीक है, उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी के चक्कर लगाता है। ये हमारी पृथ्वी इसका चक्कर लगाता है, ये चंद्रमा। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और हमारी पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है? सूर्य के। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह जो होते हैं वो कृत्रिम पिंड होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल होते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर सूचनाएं भेजता है ये बहुत सारी, इसको अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। ठीक है, इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में स्थापित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, इनसेट, IRS, एड्यूसेट। ठीक है, ये भारत के कुछ कृत्रिम उपग्रह हैं। ठीक है, इनको नहाना पृथ्वी की कक्षा में यूँ भेज दिया जाता है, फिर ये पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी की फोटोज क्लिक करके अर्थ पर भेजते हैं, पृथ्वी पर भेजते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, लगभग इतने समय में ही अपनी कक्षा में एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है। इसका ना घूर्णन और परिक्रमण दोनों लगभग बराबर है। इसी कारण हम चंद्रमा का हमेशा केवल आधा हिस्सा ही देख पाते हैं, एक भाग ही देख पाते हैं, पूरा चंद्रमा हम एक टाइम में नहीं देख सकते। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, गड्ढे और मैदान है। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे ये चंद्रमा हम देखते हैं तो इसके ऊपर ऐसे काले काले धब्बे से दिखाई पड़ते हैं आपको कुछ, है ना। वो इसके ऊपर जो पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं ना, उनकी परछाया होती है।
पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आसानी से देखा जाता है। कभी चेक करना पूर्णिमा के दिन, ये गड्ढे और भी ज़्यादा बड़े बड़े दिखाई देंगे इनकी परछाई। अब बात आती है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह की भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। हमने देखा था सूरज, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रह हैं। इसमें मंगल और बृहस्पति के बीच में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और ये बृहस्पति, इनके बीच में वो छोटी सी एक ऐसे डॉट 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 हम देखते हैं ना, इसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रह क्षेत्र। मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी विस्फोट के टाइम हुआ था उससे अलग हो गए थे और बाद में ये इसी कक्षा में चक्कर लगाने लगे पृथ्वी का, वो सूरज का, सॉरी सूरज का ये चक्कर लगाने लगे। ओके, जैसे बाकी ग्रहों को हमने गोल देखा था, ये क्षुद्र ग्रह का देखो कैसा है, ये गोल नहीं है बिल्कुल भी। बाकी ग्रहों को हमने देखा था वो सभी गोल थे, पृथ्वी जो थी भूआकार की थी। अब बात करते हैं उल्का पिंड की। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। ये भी हमारे सूरज के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, कई बार ये पृथ्वी के बहुत पास से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर आएंगे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन हमें पता है कि पृथ्वी का वायुमंडल बहुत बड़ा है। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ना, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो आग पकड़ लेते हैं और ये जलते हुए प्रतीत होते हैं। और उल्का पूरी तरह बिना जले पृथ्वी पर गिरते हैं तो धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। मोस्टली ये जल जाते हैं वायुमंडल में ही। ठीक है, पर जब भी ये पृथ्वी पर गिरते हैं ना तो गड्ढा बन जाता है, बहुत गहरा गड्ढा, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर आके बाहर से गिरेगा तो गड्ढा तो बनेगा ही ना। तो उल्का पिंड के साथ कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि अगर रात को या शाम के टाइम जब ये उल्का पिंड पृथ्वी के पास से गुजरते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसे टूटता हुआ तारा जा रहा हो, है ना। एक लंबा सा प्रकाश होता है यूँ और बहुत स्पीड में नीचे गिरता है, तो उसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। हालांकि ये टूटता हुआ तारा नहीं होता, तारे कभी नहीं टूटते हैं, ये उल्का पिंड ही होते हैं जो जल जाते हैं और पृथ्वी पर आते तो जल जाते हैं और इसे चमकीले दिखाई देते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह देखा है? ये चमकदार रास्ता क्या है? हमने बहुत सारी इमेजिनेशन की है कि कुछ ऐसे वाइट 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 जो तारों की एक पट्टी होती है, कोई गोल होती है, कोई कैसी होती है। ये पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारे सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमने देखा भी कि हमारा चंद्रमा जो चक्कर लगा रहा है वो लगा रहा है पृथ्वी के, हमारी पृथ्वी जो है वो चक्कर लगा रही है सूरज के, लेकिन हमारा सूरज जो है वो आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा में स्थित है हमारा सूरज, पूरा सौरमंडल। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे लाइट की तरह लगती है और ऐसे लग रहा है जैसे नदी बह रही हो। तो प्राचीन काल में इसकी तुलना आकाश में बहती हुई एक नदी की से की गई है। आकाश इसके इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, इसलिए इसको आकाशगंगा कहते हैं, आकाश में बहती हुई नदी गंगा के समान। गंगा आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की जो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता केवल कल्प विशाल ब्रह्मांड है जो उसकी विशालता की कल्पना करना भी कठिन है, क्योंकि हम नहीं सोच सकते कि वो कितना बड़ा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं और इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखो मैं ना आपको इस पेंटिंग में इसके थ्रू समझाती हूँ, इसमें क्या बताया गया। हमने देखा कि जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और इस तरह से है, और हमारी पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा ब्रह्मांड जो है वो हमारा जो आकाशगंगा है वो ब्रह्मांड का एक भाग है। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी मैं आपको 1 मिनट में इसका चित्र ड्रॉ करके बताती हूँ। अभी आप देखिए, ये है हमारा सौरमंडल। ठीक है, इसमें ये मान लीजिए ये ब्लैक कलर से जो हमने बनाया इतना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, और
ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगाएं होती हैं, उनमें से ये हमारे वाली आकाशगंगा है, ठीक है। और उस आकाशगंगा में बहुत सारे सौर परिवार होते हैं, उनमें से ये हमारा सौर परिवार है, ठीक है। ओके, ये हमारा सौर परिवार है। ये देखिए हमारा ब्रह्मांड है, वो सबसे बड़ा है, उसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, वो किसी भी शेप की हो सकती है। उस आकाशगंगा में से एक हमारी आकाशगंगा है, और हमारे वाली आकाशगंगा में बहुत सारे सौर परिवार हैं। इन सौर परिवारों में एक ये हमारा सौर परिवार है, हमारे सूरज का, ठीक है। और उस सौर परिवार में एक हमारा ग्रह है पृथ्वी, ये रहा, और उसका एक उपग्रह है चंद्रमा। इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है। जो हमारा ब्रह्मांड है वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, उनमें एक आकाशगंगा हमारी है, उसमें बहुत सारे सौर परिवार हैं, सौर मंडल हैं, उसमें एक हमारा सौर मंडल है, और हमारी पृथ्वी सौर मंडल का भाग है, और हम पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। इसमें ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वेरी इजी क्वेश्चन हमने भी सॉल्व किए हैं। और ये क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। हमने अभी देखा था कि जो शुक्र है वो आकार और आकृति में पृथ्वी के जैसा है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह, ये सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये हमारी वाली पृथ्वी, हमारी पृथ्वी हमारा ग्रह है, ये सूर्य का सबसे तीसरा नजदीकी ग्रह है, ठीक है। सभी ग्रह सूर्य के किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये वाला जो आकार है इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ। आयताकार तो ऐसा हो जाता है, वृत्तीय बिल्कुल गोल हो जाता है, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारे से हमने देखा था कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच। हमने बना के देखा था ना कि ये हमारा सूरज है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और यहाँ पे ये पाए जाएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और ये जो 4 ग्रह होते हैं इनको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं बाहरी ग्रह, क्योंकि ये लाइन है क्षुद्र ग्रहों की, इनसे बाहर वाली साइड है तो बाहरी ग्रह, इससे अंदर वाली साइड है तो आंतरिक ग्रह, ठीक है। और अभी कुछ खाली स्थान है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, ऐसा कौन सा समूह जो प्रतिरूपों का निर्माण करता है। हमने भी देखा था कि तारों का एक समूह होता है जो बहुत सारे प्रतिरूपों का निर्माण करता है, और इसे हम नक्षत्र मंडल या तारामंडल बोलते हैं, ठीक है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे करीब है कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। और सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से सबसे तीसरा नजदीकी ग्रह है, ये है सूरज, बुध, शुक्र और पृथ्वी, ओके। और ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, ग्रहों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है आकाशगंगा। आकाशगंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, इनमें एक तारा जो है वो है हमारा सूरज देवता, हमारा सूर्य, ठीक है। और पृथ्वी के सबसे करीब कौन है, चंद्रमा। और सूर्य का सबसे तीसरा नजदीकी ग्रह है पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, और अभी हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कुछ पढ़ा है, ओके। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो क्या है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारे जो उपग्रह, जो भी हम ग्रह उपग्रह देखते हैं वो सारे होते हैं ब्रह्मांड का हिस्सा, और खगोलीय पिंड कहलाते हैं। उसमें से हमने देखा सौरमंडल हमारा सूर्य जो मुखिया है, उसमें 8 ग्रह हैं, ठीक है। और हमारा चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, ऐसे बहुत सारे उपग्रह होते हैं। हमने कृत्रिम उपग्रह के बारे में जाना, हमने सूरज के इंग्लिश मीनिंग के बारे में जाना, उल्का पिंडों के और क्षुद्र ग्रहों के बारे में भी हमने जाना। हमने कुछ आकाशगंगा के बारे में भी जाना कि बहुत सारे तारों का समूह होता है। हमने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में जाना। थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का चैप्टर था।